क्या जर्नी थी, किस तरह आज आपका अपना एक प्लेटफॉर्म है? मेरे फादर काफ़ी वेल स्टीम्ड पोजीशन पे जॉब कर रहे थे। जब उनकी रिटायरमेंट हुई उसके बाद उन्होंने बिज़नेस किया तो लॉस का एक पूरा 8 साल का अर्सा है जिसमें लॉस पे लॉस। फैमिली से आप होते हैं, वेल ऑफ फैमिली से, तो जब आपके पास एकदम से चली जाती हैं चीज़ें तो फिर आपको ज़्यादा फील होता है। मल्टी उसमें जॉब्स की हैं, रेस्टोरेंट्स में अल्लाह ने चलाया सारा सिस्टम। उसके बाद तो खैर पहले भी वो होता है ना कि एक बिल्ड कर रहा होता है, आपको प्रोसेस से गुजारना होता है। इसी रेफरेंस के थ्रू जो मुझे उस पॉइंट पे बना था जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था, क्लाइंट के थ्रू फिर मैं ऑब्वियसली एक फिर जर्नी का स्टार्ट हुआ। आइडिया डिजिटल की पूरी जो जर्नी है चलाते हुए, एक आइडिया सोचते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तो मेजर मुश्किलात है ना, वो है आपकी टीम। आजकल की जनरेशन के साथ काम करना, जेन ज़ीज़ के साथ काम करना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम। आज हमारे साथ जो हमारे एक गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने उनकी स्टोरी सुन के आप भी काफ़ी कुछ आज सीखेंगे और उनकी प्रोफाइल जान के भी आपको जो है ना बहुत सी ऐसी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा जो कि लाइफ में किस तरह बंदा एक स्ट्रगल करके कामयाबी का जो है एक जो रास्ता है वो तय करता है। तो आज जिनको हमने इनवाइट किया है उनका नाम है वजीर रहमान साहब, जो कि आइडिया डिजिटल पीके के फाउंडर हैं और साथ साथ जो है ना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम वजीर रहमान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? बेहतरीन। वेलकम टू कासिम अली शाह फाउंडेशन। सबसे पहले तो हमारा यही एक कनेक्शन है कि हम यूसीपी से हैं और अच्छा लग रहा है कि अपने एलुमनाई से बात करते हुए आज उन्हीं का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं बड़ा प्राउड हूँ आज। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी जर्नी है, आप इस मुकाम तक पहुँचे। मैं कुछ चीज़ें आपके बारे में पढ़ रहा था कि कुछ हालात कुछ इस तरह के हो गए थे कि आप पे लोन्स भी थे और दीगर अखराजात में भी आप जो है ना फंसे हुए थे। तो क्या जर्नी थी, किस तरह आज आपका अपना एक प्लेटफॉर्म है? अच्छा, तो जर्नी तो बहुत ही एक लंबी आ रही है, 2015 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा कंसाइज करके। अच्छा, 2015 से? जी, 2015 से मुझे बिज़नेस का शौक़ था बचपन से ही, तो मैंने एक छोटा सा एक स्टॉल टाइप शुरू किया था खाने का, तो वो भी अपनी पैसे जोड़ के। अच्छा, 2015 में आपकी क्या एज होगी? मैं 16 साल का था। अच्छा, तो मैं 16 साल से की उम्र से ही बिज़नेस कर रहा था, तो उस टाइम पे शौक़ के लिए था। एंड मैं वो बिज़नेस मैंने इसलिए शुरू किया था, मैं चैरिटी करनी थी, तो मैंने कहा जो भी उससे प्रॉफिट, क्योंकि काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से था मैं एक टाइम पे, तो मेरी वैसे भी सारा ननिहाल ददियाल काफ़ी वेल ऑफ है। एंड मेरे फादर काफ़ी वेल स्टीम्ड पोजीशन पे जॉब कर रहे थे गवर्नमेंट इदारे में, एक स्टेट बैंक में वो ऑफिसर थे। तो उसके बाद जब उनकी रिटायरमेंट हुई उसके बाद उन्होंने बिज़नेस किया तो लॉस का एक पूरा 8 साल का अर्सा है जिसमें लॉस पे लॉस किया। तो उसी के दौरान मैं पढ़ भी रहा था, एंड ऑब्वियसली बड़ा भाई होता था वो बाहर पढ़ने गया हुआ था, तो मैं ही घर पे होता था, तो सारे लॉसेस वगैरह, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो मैं देख रहा था। तो उस तरह से काफ़ी थोड़ा सा सेंसिटिव भी था कि यार जब आप या तो आप होते ही आपके पास होता ही ना कुछ, तो आपको वो आदत नहीं होती। जब आपके पास एक अच्छा फैमिली से आप होते हैं, वेल ऑफ फैमिली से, तो जब आपके पास एकदम से चली जाती हैं चीज़ें तो फिर आपको ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है। हाँ, तो कमी फील होती है ना आपको। तो उसके बाद से एक डाउनफॉल का अर्सा है 2015 से 2020 तक, ये 7 साल का डाउनफॉल का अर्सा है जिसमें मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं। मैं शेफ़ हूँ वैसे प्रोफेशनल। अच्छा। तो मैंने कोर्सेज किए हैं culinary के, और उसके बाद मैंने मल्टी उसमें जॉब्स किए हैं रेस्टोरेंट्स में, जिसमें 3 स्टार रेस्टोरेंट्स भी हैं। उसके बाद मैंने अपना रेस्टोरेंट बनाया था पोस्ट कोरोना 2021 में। अच्छा, अपना रेस्टोरेंट भी बनाया? हाँ जी, 2020 में, सॉरी, हाँ 2020 में बनाया था, कोरोना के बीच में, लाहौर में, बाबला टाउन में। तो वो मैंने चलाया, टू ब्रदर्स के नाम से था, काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस हो गया था और काफ़ी अच्छा हमारी रिटेंशन वगैरह काफ़ी चीज़ें अच्छी थी। 2 साल हमने वो चलाया, मैं और मेरा भाई चलाते थे वो, तो मैं उधर शेफ़ था। तो वहाँ भी वो भी आउट ऑफ कंपल्शन चलाया कि ऑप्शन नहीं थी कि करना ही है, क्योंकि वो चलाना है तो फिर घर चलना है, क्योंकि फैमिली सारी शिफ्ट कर दी थी लाहौर, क्योंकि अब्बू पे कुछ लोन्स वगैरह थे बिजनेस लॉस की वजह से, तो फैमिली सारी लाहौर शिफ्ट हो गई थी। हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारा कुछ जो भावलपुर में था वो सारा कुछ। अब बेसिकली भावलपुर से? यस, बेसिकली मैं भावलपुर से हूँ, अभी भी हमारा घर भावलपुर में, तो जो हमारा भाई घर है, तो वैसे हमारी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भावलपुर में वो सारी सेल हो चुकी थी इसी बिज़नेस लॉस के अंदर ही। तो इसके बाद जो हमारे 2022 के एंड पे हमें टू ब्रदर्स जो रेस्टोरेंट था वो भी बंद करना पड़ा। तो वो रॉक बॉटम था, क्योंकि उसके बाद वो 2 साल हमने दोनों भाइयों ने हमने बड़ी मेहनत की थी, एज इन
कि उसमें छुट्टी नहीं होती, आपको पता है रेस्टोरेंट के काम में छुट्टी नहीं है, 12 छुट्टी वाले दिन ज़्यादा काम होता है। यस, एंड 14 घंटे की ड्यूटी है, ऐसे ही ठीक है। तो और हालात कुछ इतने अच्छे थे नहीं कि हम ज़्यादा बड़ा सेटअप बना सकते या कुछ टीम को बिल्ड कर सकते। जो भी वहाँ से प्रॉफिट्स वगैरह होते थे वो घर पे चलता था ऑब्वियसली उससे। तो जब वो बंद हुआ, क्योंकि ये गवर्नमेंट चेंज हुई उस टाइम पे, एंड काफ़ी ज़्यादा हालात ना महंगाई वाइज काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब हो गए, तो हम ना वो उस प्राइसिंग को मैच नहीं कर सके, जो हमारी कॉस्ट बढ़ रही थी और हमारी सी बात है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी दिन ब दिन के। तो जब ये इमरान खान को हटाया था तो इन्फ्लेशन आपको याद होगा एकदम डबल हो गई थी, एकदम डबल हो गई थी और दिन ब दिन बढ़ रही थी। यस, तो उस टाइम पे ना हम अपनी प्राइसिंग जो थी रेस्टोरेंट की प्राइसिंग को ना मैच नहीं कर पाए, बढ़ा नहीं सके उस टाइम, क्योंकि अगर हर चीज़ डबल हो रही है हम प्राइसिंग डबल नहीं कर सकते थे फ़ौरन से। तो वहाँ पे हमारा जो 2-3 हमारे पास वो तो थी नहीं कि लाइक हमारे पास कुछ कोई बैक पे कोई रिसोर्सेज पड़े हों जो उसको हम चला सकें, क्योंकि बिजनेस में आपको पता है आपके पास रिसोर्सेज होना, आप 2-3 महीने गंदे आते हैं तो आप सर्वाइव 4-5-6 महीने का एटलीस्ट बैकअप होना चाहिए आपके पास। मैं तो बैकअप पे बिलीव ही नहीं करता। अच्छा, मेरे पास तो बैकअप था ही नहीं कभी, तो अभी तक भी लाइक मैं बैकअप पे बिलीव नहीं करता, मैं इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूँ कि जो पैसे हैं आप इन्वेस्ट करते जाओ, बैकअप रखने से बैंक में पड़े होने से पैसे कोई फायदा नहीं। तो खैर उस टाइम पे तो थे भी नहीं, तो 1 महीना भी सर्वाइवल का नहीं था कि लाइक 1 महीना भी सर्वाइव नहीं कर सकते थे, हालांकि 2 साल 3 महीने वो रेस्टोरेंट चलाया हमने। अच्छा, और इतना भी नहीं हमने लाइक बैकअप बनाया कि हम 1 महीना या 2 महीने भी गंदे सर्वाइव, तो फिर वो हमें बंद करना पड़ा एट द एंड उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ गई, क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ इनकम था नहीं पूरी फैमिली का। एंड अब्बू मेरे स्टेट बैंक से रिटायर्ड थे, लेकिन उन्होंने अभी गोल्डन हैंडशेक लिया था, लाइक नो पेंशन एंड ऑल, वो इकट्ठे पैसे मिल जाते हैं, वो उस टाइम पे स्कीम थी गवर्नमेंट की कि आप इकट्ठे पैसे लें और आपको ना हो, तो वो लाइक वो भी सीन नहीं है कि वो पेंशन आ रही है या कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे ज़ीरो सोर्स ऑफ इनकम थी, और लाहौर जैसे शहर में रहना विद ज़ीरो इनकम वो थोड़ा सा काफ़ी बुरा टाइम था, वो 6 महीने का जो पीरियड था। लेकिन एक चीज़ उसमें मेरी यही थी कि जो मेन जो था कि बिलीव था कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, कि लाइक इतनी मेहनत करके अगर 6-7 साल मेहनत की है, कोई ना कोई तो इसका रिजल्ट मिलेगा, रास्ता तो निकलेगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ना फूड से रिलेटेड 6 साल गुजार लिए मैंने इस इंडस्ट्री में, अब मैंने इसमें नहीं काम करना। अच्छा, तो गंदा काम है, लाइक फायदा नहीं दे रहा, नहीं है फायदा, रिटर्न है नहीं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत मुश्किल है इसको चलाना। तो फिर मैंने जो मेरी डिग्री थी, मैं यूसीबी से पढ़ रहा था, मैं एसकॉम कर रहा था, तो मैंने कहा फिर मैं थोड़ा सा उसी की तरफ जाता हूँ। तो फिर मैंने मेरे पास आउट ऑफ नोवेयर अगेन अल्लाह ने चलाया सारा सिस्टम। उसके बाद तो खैर पहले भी वो होता है ना कि एक बिल्ड कर रहा होता है, आपको प्रोसेस से गुजारना होता है, तो वो प्रोसेस था मेरा कहीं पहुंचने के लिए, कहीं से निकलना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं अभी भी पीछे देखता हूँ ना, तो लाइक मुझे ये नहीं लगता कि कुछ भी मैंने खुद किया है, वो सारी चीजें इन प्लेस्ड ऑर्डर में थी, जो ना हुई होती तो शायद ये ना होता। ये इस चीज पे तो मैं भी बिलीव करता हूँ तो कि वो जहाँ पे इस पे ब्लाइंड बिलीफ अगर आपका है ना, तो आप मेरे ख्याल से सुकून में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये फिर उसके बाद मैंने एक कंपनी में ऑनलाइन जॉब स्टार्ट की, और वो एक एसईओ की कंपनी थी, ठीक है। वहाँ पे मुझे वो देते थे 300 पर घंटा के हिसाब से, 2022 की बात, तो 300 पर आवर के हिसाब से उन्होंने मुझे पे करना था। तो वो मेरा मंथली का ना 27,000 28,000 बन जाता था, विच एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम जीरो इनकम, जैसे मैंने बताया, जीरो पे था। बिल्कुल। तो वो एक पेनिट्रेशन पॉइंट था मेरे लिए कि मैं इस इंडस्ट्री में चलो कहीं काइंड ऑफ घुसूंगा। तो फादर भी मेरे यही चाहते थे कि, क्योंकि उन्होंने भी जॉब्स की थी, बिजनेस में लॉस हमेशा देखा, तो उन्हें यही था कि बिजनेस ना करेंगे, जो भी फिलहाल वाइट कलर ही जॉब करे। नहीं, उन्हें बिजनेस से मसला ही था कि क्योंकि उन्होंने इतना लॉस, करोड़ों रुपया अलग उड़ाया, वो लाइक लॉस हुआ। तो उन्होंने यही था कि ये जॉब ही कर रहे हैं, वाइट कलर जॉब करें दोनों भाई और सुकून से गुजारें। तो वो खैर वो हुई। उसके बाद उसी मंथ के एंड पे मेरी एक और ऑन साइट जॉब हो गई यूएस फर्म में, तो वो भी मेरी 30,000 पर मंथ। तो मेरे लाइक एक वो हो गया कि चलो ठीक है, पेनिट्रेशन, सर्कल चलना शुरू हो जाएगा। तो खैर उसके बाद फादर की डेथ होगी उसी 2 हफ्ते के अंदर ही, आउट ऑफ नोवेयर सडन हार्ट अटैक। तो उसके बाद फिर मैंने 2 साल जॉब की उधर उस यूएस फर्म में, एंड ये साथ ये भी 3 जॉब्स में कर रहा था उस टाइम पे एट अ टाइम। तो वो जॉब्स करते करते मैंने फिर इस जनवरी में 25 जनवरी में मैंने जॉब छोड़ के अपनी फुल टाइम आइडिया डिजिटल कंपनी में फुल टाइम आ गया। पहले ये चल रही थी लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं थी, रेवेन्यू में नहीं थी। तो 25 जनवरी में मैंने जब फुल टाइम आया, तो मेरे पास एक फ्रीलांसर क्लाइंट थे, ठीक है। उन्होंने काइंड ऑफ काफ़ी मुझे वो किया कि बेट ली मेरे पे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया।
वो भी अगेन अल्लाह की तरफ से, मैंने उसमें कुछ नहीं किया, वो रेफरेंस बेस्ड, मेरे किसी रेफरेंस के थ्रू जो मुझे उस पॉइंट पे बना था जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था, उस रेफरेंस के थ्रू मुझे वो क्लाइंट मिला था। तो अगेन वो अगर ना होता तो मुझे क्लाइंट ना मिलता, उस क्लाइंट के थ्रू फिर मैं ऑब्वियसली एक फिर जर्नी का स्टार्ट हुआ, आइडिया डिजिटल की पूरी जो जर्नी है फिर वो वहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद लाइक 9-10 महीने के अंदर बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है एंड अब यहाँ पे बैठे। अच्छा, आपको अपनी ये डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी ओपन करते हुए या मिसाल चलाते हुए, एक आइडिया सोचते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अगेन जैसे मैंने बताया कि मुश्किलात पहले गुजार आया था, तो इसमें मुश्किलात, जो मेजर मुश्किलात है ना, वो है आपकी टीम। ठीक है, टीम अगर आपको, मुझे इसमें फ़ायदा ये हुआ कि मेरे साथ डे वन से ही टीम? जी, मैं उसमें बताता हूँ आपको। मेरे साथ फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरे साथ शुरू से लोग थे ना, मेरी एक टीम मेंबर हैं, वो पहले दिन से मेरी एम्प्लॉय भी हैं। ठीक है, वो मेरे साथ ले ऑफ हुई थी एक कंपनी से जिसमें हम जॉब करते थे साथ, वो मेरी कुलीग थी 2 साल से। तो वो भी साथ ले ऑफ हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि उनका नाम समन है, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपको अभी पे नहीं कर सकता, अगर आप चाहती हैं तो मेरी ये कंपनी में स्टार्ट कर रहा हूँ, हम इस पे साथ काम करते हैं, 2 महीने में आपको सैलरी नहीं दे सकूँगा, तो 2 महीने बाद में आपको कोशिश करेंगे इसको अगर बताया। उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, वो क्योंकि वो 2 साल मेरे साथ काम कर चुकी थी, उन्होंने देखा था कि लाइक ये बंदा ना कुछ इसमें हंगर है, ये मेहनत करता है, तो ये कुछ ना कुछ कर लेगा। तो उन्होंने कहा आप काम करो, पैसों की टेंशन ना लो, मैं सैलरी कर लेंगे, 2-3-4 महीने भी होंगे तो कर लेंगे। तो इस तरह के लोग, एक और मुझे लड़का मिला, वो भी सेम इसी तरह माइंडसेट से। मैंने उसको कहा कि यार अभी मैं इतनी सैलरी दे सकता हूँ, बाद में मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा। उसने कहा वजी भाई कोई मसला नहीं है, अच्छा। आप काम करें। तो ये 3 बंदों की हमारी एक टीम बन गई पहले महीने ही। और मैंने फिर ये किया कि क्योंकि मैंने कहा अगर मैं ऑपरेशंस में रहूँगा ना, तो क्योंकि अब ऑब्वियसली 2 बंदों की लाइबिलिटी ये है, उसके ऊपर और बंदों की लाइबिलिटी भी है मेरे पास। तो मैंने उसके बाद ना लोगों को बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ मैं चला गया। मैंने कहा एक क्लाइंट है, अब ऑब्वियसली 2 बंदों की भी लाइबिलिटी है, तो मुझे अब ऑपरेशन से निकल के, तो मैंने उन दोनों को ऑपरेशंस दे दिए कि आप लोग ये देखें, काम अच्छा करें। ऑब्वियसली मैं भी देखता था, लेकिन मैं चला गया बिजनेस डेवलपमेंट वाली साइड पे, नेटवर्किंग एंड ऑल। तो मैं क्लाइंट्स लैंड करवाता गया, तो साथ साथ टीम बिल्ड होती गई। तो मेजर जो इशू आया है पिछले 10 महीनों में, वो आया ही टीम में। मेरे इतनी हायरिंग हुई, इतने लोग गए। अच्छा। स्पेशली आजकल की जनरेशन के साथ काम करना, जेनजीज के साथ काम करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं भी जेनजी हूँ, लेकिन हाँ। एक मेरे ख्याल से मैं वो बिल्कुल आखिरी, क्या माइंडसेट की क्या उनका एक आपको समझ आता है? एक माइंडसेट ये है कि उनको लगता है कि जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो जो कर रहे हैं हाँ, वो जो ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। और जो हमारे से ऊपर वाली जो जनरेशन है, जैसे मुझे भी यही लगता है कि जो मेरे से ऊपर वाली जनरेशन है ना, वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। अच्छा। अब उन्हें कुछ नहीं पता। तो सेम इशू है उनके साथ। तो अब मैंने जेनजीज, ऑब्वियसली आपने हायर तो वही लोग करने हैं ना, आप भी नहीं कर सकते बड़े लोग हायर। स्पेशली जैसे अगर इस डिपार्टमेंट में, सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट में बात करूँ, तो मुझे लोग ही इस तरह के चाहिए। तो अब आप उनको कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहोगे तो वो नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली फिर वो चीज़ें बड़ी बैक ऑफ, तो उसमें ना बड़ा इशू आया कि ऑब्वियसली वो जो एक थी ना कॉर्पोरेट कल्चर होता था, एक हायरार्की मैंने गुजारी 2 साल कि एक हायरार्की होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। जैसे आप कहीं बैठे हैं, आप लीड है ना, आप बंदे जैसे मर्जी हैं, लेकिन उस लीड की रोल की रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो जेनजीज में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उनके अंदर रिस्पेक्ट एलिमेंट नहीं है, काइंड ऑफ, ये कह रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने भी देखा है। हाँ, तो ये एक इशू है और ये मेजर इशू है, और मेरे ख्याल से इसकी वजह से मैंने काफ़ी नुकसान उठाया, इन द सेंस के यार लोग आए और फेक करके आए। ठीक है, फेक करके आए, एंड उसके बाद ऑब्वियसली जब 2-3 महीने आप किसी के साथ काम करते हो, फिर इतना फेक नहीं कर सकता कोई। बिल्कुल। फिर आपको पता लग जाता है कि यार ये बंदा ने क्या किया है मेरे साथ। अब फिर वो ऑब्वियसली फिर जो चेंज शिफ्ट होते हैं ना, कि यार एक बंदा आ रहा है और जा रहा है, उसमें कंपनी के बहुत रिसोर्सेज आए होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कंपनी ने 2-3 महीने सैलरी दी है, तो मैं भी एग्री करूंगा। ठीक है, तो ये वाला जो इशू है ना, ये बहुत ज़्यादा है और टिल डेट मैं फेस कर रहा हूँ, और मुझे पता है ये आगे भी चलता रहेगा। तो एक मेजर इशू यही है। अच्छा, आपकी जो ये आइडिया डिजिटल पीके, ये किस तरह की सर्विसेज दे रही हैं? अच्छा, हमारी जो कोर सर्विस है वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग में एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स एंड बिंग एड्स, जितनी भी सर्च इंजन से रिलेटेड एड्स हैं वो सारा कुछ आता है। इसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, जिसमें हम मेटा एड्स, टिकटॉक एड्स, ये सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए करते हैं। इसके अलावा हमारी कोर सर्विसेज ये हैं। इसके अलावा अब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड वीडियो प्रोडक्शन की साइड पे भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारी मेजर सर्विस। क्या इनमें क्या की पॉइंट्स होते हैं जो आप ये एक स्ट्रेटजी इनकी बनाते हुए, या कोई एड्स वगैरह के थ्रू, या कोई भी किसी की प्रमोशन करते या मार्केटिंग के थ्रू आप अपने माइंड में रखते हैं?
अच्छा, इसमें ना मेरा एक सिंपल सा फंड है और मैं अपनी टीम को भी ये कहता हूँ कि स्पेशली जो, क्योंकि ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, मेटा हो गया, गूगल हो गया, इनके एल्गोरिदम्स हैं। आपने वो एल्गोरिदम पकड़ लिए ना जिस दिन, उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा। तो आपने ढूंढना ये है कि जो भी ब्रांड है, जो भी आपका क्लाइंट है, या आप खुद अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपने देखना कि चल क्या रहा है। जो चीज़ चल रही है ना, हमारी फील्ड में कहा जाता है कि जो चीज़ चल रही है ना, फिर आपने सवाल जवाब नहीं करने के क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, लॉजिक नहीं होती उसमें। तो आपने इनिशियल रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, कंपेटिटर रिसर्च, कि आपने देखना है कि यार कंपेटिटर आपका कौन है। एग्जैक्ट कंपेटिटर मिल गया। अब देखें, आपको मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि आपने कपड़ों का ब्रांड शुरू करना है, आपने कोई ज़ारा टाइप ब्रांड शुरू करना है, तो आपके पास एक ऑलरेडी बेंचमार्क है ज़ारा। आप उसकी जो R&D है वो आप कभी उसको मैच नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी जो पैसे लगाते हैं वो R&D पे, मार्केटिंग पे, या जितनी भी रिसर्च पे, उस पर आप नहीं मैच कर सकते। तो आप उसकी उठाएं चीज़ें और पेस्ट कर दें, ठीक है, अपने ब्रांड में पेस्ट कर दें। आप एक जगह पे जाना ऑटोमेटिकली शुरू कर देंगे। दैट्स हाउ एल्गोरिदम्स वर्क्स। तो मैं अभी तक यही पिछले 3 साल की जर्नी में जो मैं डिजिटल में हूँ, मैंने यही देखा कि वंस एल्गोरिदम आपने पकड़ लिया ना, उसके बाद आपको मेहनत नहीं है, उसके बाद आपने सिंपल उस पे एग्जीक्यूशन करनी है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट है। टिकटॉक की ऑडियंस डिफरेंट है, इंस्टा की डिफरेंट है, फेसबुक की डिफरेंट है, और हमारे आजकल कोशिश करते हैं कि हर प्लेटफॉर्म को जो है ना पकड़ा जाए। तो कोई प्रोडक्ट होता है, कोई पर्सनैलिटी होती है, किसी हवाले से भी आपने कोई प्रमोशन करनी हो, आप किस तरह इसको जो है ना वो टैकल करते हैं इस मसले को? अच्छा, उसमें डिपेंड करता है कि एक तो पहली बात है कि बिजनेस क्या है। नहीं, बिजनेस क्या है कि आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, या पर्सनल ब्रांडिंग है। तीसरी चीज़ ये है कि नीश क्या है, कि आपकी लेट्स सपोज आप ई कॉमर्स ब्रांड है, आप जूतों की, आप तो आपका सेल्फ वेयर ब्रांड हो गया, ठीक है। उसमें आप फिर ऑब्वियसली डिफाइन करेंगे कि आपकी जो कंपेटिटर्स हैं वो किस प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, और आपकी ऑडियंस जो ICP हम जिसे कहते हैं, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, ICP जो है वो आपकी वो कहाँ पे बैठी है। लेट्स सपोज आप मेरी ICP में बैठते हैं कि भाई 24 साल का एक लड़का, और वो इस तरह के शूज़ पहनता है, इतना अफोर्ड कर सकता है, ये मेरी एक ICP बन गई, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। उसके बाद मैंने देखना है कि आप यूज़ क्या करते हैं ज़्यादा, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं जो मिल जाते हैं आपको, जो आपको ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, सारा डाटा पड़ा है, ठीक है। तो वो आप इंस्टा ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर मैं आपको इंस्टा पे टारगेट करना शुरू कर दूंगा। आप टिकटॉक ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनके तो माइंडसेट भी डिफरेंट है ना। फेसबुक यूज़ करने वाला कुछ और तरीके से सोचता है, इंस्टा यूज़ करने वाला ज़रा मॉडर्न या मॉडल टाइप सोचता है, और टिकटॉक यूज़ करने वाला तो फिर आपको पता ही है वो हर किसी पे ही बिलीव कर लेता है। तो यही फ़र्क बता रहा हूँ ना मैं आपके। ICP आपने डिफाइन कर ली, आपको पता है अब आपका यूज़र कहाँ बैठा है, ठीक है। लेट्स सपोज आप, लेकिन इसमें तो भी वजी भाई आपको फिर स्पेसिफिक होना पड़ेगा, एक चीज़ के हवाले से तो स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा। जैसे अगर कोई ब्रांड के कपड़े हैं, आपको पता है कि ये ब्रांड के कपड़े अगर मिसाल कोई DHA वाली साइड पे इस तरह के लोग ज़्यादा पहनते हैं, ये बाकी ऑडियंस नहीं पहनेंगी, तो उसके लिए तो भी आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जो कि एक आधे प्लेटफॉर्म पे आपको ज़्यादा मिलेंगी। अच्छा उसमें, अच्छा ब्रांडिंग एंड जो मार्केटिंग एंड सेल्स ना, तीनों डिफरेंट चीज़ें, अच्छा, ठीक है। जो ब्रांड्स, इस तरह आप जैसे सफायर की बात अगर या किसी भी ब्रांड की बात करनी पड़े, वो कर रहे होते हैं ब्रांडिंग पे काम, मार्केटिंग पे काम इटसेल्फ। अब मार्केटिंग इज अ बिगर अम्ब्रेला, उसके अंदर सेल्स एक काम है। तो जो मार्केटिंग कैंपेन्स है ना, वो पॉसिबिलिटी है कि वो सारे